ड्रामा के स्टार्ट पे हम एक फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन जिया की बॉडी रखी होती है और हमारा हीरो फूजोंग जिया की फैमिली को बांध कर रखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सबने मिलकर मेरी जिया की जान ली है, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जिया के अंकल सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं तो जिया का अंकल था, मैं उसे क्यों मारूंगा। ये सुनते ही फूजोंग गुस्से में उनके सामने जाता है और कहता है कि तुमने उसके ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी पाने के लिए उसे जान से मार दिया। तुम लोगों ने किलर तक हायर किया और सोचते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा। अंकल की डॉटर रैन सामने आ जाती है और कहने लगती कि किलर तो मेरे पेरेंट्स ने हायर किया था, मैं तो इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फूजोंग कहते कि तुम उसी फैमिली की डॉटर हो तो तुम इनोसेंट कैसे हो सकती हो। तभी जिया की आंटी गुस्से में कहती है कि अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। जो सुनते ही फूजोंग कहते कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में मरते हैं। ये बोलकर वो वहाँ पर पेट्रोल छिड़कने लगता है जिससे सब पैनिक करने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फूजोंग नहीं मानता। और तभी हम जिया को चिल्लाते हुए उठते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया का रीबर्थ हुआ है। कैलेंडर देखकर जिया कहती है कि मैं तो पास्ट में आ गई। तभी वहाँ पर उसके अंकल आंटी रैन और फूजोंग आ जाते हैं। रैन आते ही जिया से कहती है कि सिस्टम में जानती हूँ तुम फूजोंग से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या इसके लिए तुम बिल्डिंग से कूद कर करोगी, ये तो तुमने बहुत गलत किया। आंटी भी कहती है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो डायरेक्ट मना कर देती है, ये सब करने की क्या जरूरत थी। जो सुनकर जिया सोचती है कि आज वही दिन है जिस दिन रैन ने मुझे धक्का दिया था ताकि फूजोंग को ऐसा लगे कि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन अब मैं इनका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। वो फूजोंग से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, रैन ने ही मुझे जानबूझकर धक्का दिया था। जो सुनते ही रैन और उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और फूजोंग से कहने लगते हैं कि ये जिया झूठ बोल रही है, भला हम इसे मारने की कोशिश क्यों करेंगे। जिया कहती है क्योंकि आप लोगों को मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी चाहिए थी जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है। तो सुनते ही अंकल आंटी कहने लगते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है और हम जानते हैं कि तुम फूजोंग को देखकर डर गई हो, इसीलिए अभी झूठ बोल रही हो कि रैन ने तुम्हें धक्का दिया। जो सुनकर जिया फूजोंग के पास जाती है और कहती कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो आज ही मेरी सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाती है जिसके पीछे रैन और उसके पेरेंट्स भी जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिया और फूजोंग मेरी सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। जिया कहती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे शादी करने के खिलाफ नहीं थी। फूजोंग का असिस्टेंट आकर कहता है कि बॉस मैंने पता लगा लिया है, मिस्टर सी ने जो प्रॉपर्टी मैडम के लिए छोड़ी थी उन सब पर मैडम के अंकल का कंट्रोल है। जो सुनकर जिया कहती कि अब तो मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फूजोंग कहता है कि तुम्हारे अंकल ने ही बोला था कि मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता और तुम मुझे पागल समझती हो, इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। जिया उसके क्लोज आकर कहती है कि मेरा हस्बैंड तो इतना स्मार्ट है, मैं क्यों तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, लेकिन फूजोंग गुस्से में उसे खुद से दूर कर देता है। जिया कहती कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ग्रैंडपा फू को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। देन फूजोंग असिस्टेंट को कहता है कि रैन और उसके पेरेंट्स को अच्छा सबक सिखाओ। देन गार्ड्स उन लोगों को बहुत मारते हैं। फूजोंग अंकल से कहता है कि जिया की सारी प्रॉपर्टी उसे लौटा देना। अंकल रोते हुए कहते कि वो सब तो खर्च हो गए। फूजोंग कहता है कि मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस प्रॉपर्टी वापस चाहिए। ये बोलकर वो जिया के साथ कार में बैठ जाता है और जाने से पहले असिस्टेंट को कहता है कि इन लोगों को भी सेकंड फ्लोर से वैसे ही धक्का देना जैसे उन्होंने जिया को दिया था। तभी हम देखते हैं कि जिया उसे प्यार से देख रही होती है, जिसे ऐसे देखकर फूजोंग अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहते कि मुझे घूरना बंद करो। एक सीन में दोनों फूजोंग के घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे वो जिया के साथ अंदर जाता है उसके पीछे उसके डैड और स्टेप मॉम भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर फूजोंग पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। स्टेप मॉम कहते कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुमसे मिलने आए हैं। फूजोंग कहते कि आप मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जिया सोचती कि ये वही लेडी है जिसकी वजह से फूजोंग की मॉम की डेथ हुई है, क्योंकि यही फूजोंग के डैड की मिस्ट्रेस बनकर आई थी घर में और फूजोंग की मॉम को भी मार दिया। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तभी स्टेप मॉम जिया से जाकर कहती है कि तुम मेरे फूजोंग की वाइफ हो ना, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम दोनों की जोड़ी देखकर लगता है कि बिल्कुल स्वर्ग से बनकर आई है। जो सुनकर डैड कहते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, इनकी जोड़ी स्वर्ग से नहीं बल्कि मेंटल अजालम में बनी है। जो ये लड़की तो मुझे ऑर्फन लग रही है, इससे शादी कैसे कर सकता है ये। जो सुनकर फूजोंग कहता है कि आप मेरी वाइफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते और आप लोगों को मेरे घर में आने की परमिशन किसने दी। डैड चिल्लाकर कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। स्टेप मॉम भी कहती है कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, इनके साथ तमीज से बात करो, लेकिन फूजोंग अपने गार्ड को बोलकर उन्हें वहां से भगा देता है। देन फूजोंग और जिया अंदर जाते हैं। अभी जिया फूजोंग के क्लोज जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बचपन में बहुत ज्यादा सफर किया है। फूजोंग उसे दूर करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का सबसे रिच आदमी हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जिया उसे हक कर लेती है और कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फूजोंग उसे खुद से दूर कर देता है और कहते कि हमारी आज ही शादी हुई है, तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे बहुत टाइम से मुझे जानती हो। जिया स्माइल करते हुए सोचती है कि मैं जानती तो तुम्हें बहुत पहले से हूँ।
अब जिया कुछ आगे बोलती है उससे पहले ही वहाँ पर साव आ जाती है, जो आते ही फुजोंग को हक कर लेती है। जिया उसे फुजोंग से दूर करती है और कहती कि ये मेरे हस्बैंड है, तो मैं उससे दूर रहो। वो कहती कि मैं भी फुजोंग के बचपन की फ्रेंड हूँ, लेकिन फुजोंग साव को खुद ही खुद से दूर कर देता है और कहता कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना, और वहाँ से जिया के साथ चला जाता है। जिया जाते टाइम साव को जेलस करने के लिए फुजोंग का हाथ पकड़कर उसे बाय बोल कर जाती है, जिसे देखकर साव को तो काफी गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में जिया ग्रैंडपा फू से मिलने जाती है। ग्रैंडपा उसे देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही स्टोन गर्ल हो ना, तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने उस दिन मेरी बहुत हेल्प की थी, उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। जिया बताती कि मैंने फूजोंग से शादी कर ली है, जो जानकर ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और सभी को साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर साओ आ जाती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा कहते कि तुम अभी तक गई नहीं। फिर कहते कि अच्छा नहीं गई तो चलो साथ में लंच करते हैं। देन सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं, जहाँ पर साओ ग्रैंडपा को खाना सर्व करती है, जो देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते कि तुम्हें तो मेरी सारी पसंद नापसंद पता है। तभी जिया उन्हें बताती कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इतना ऑयली नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको पसंद है तो खा सकते हैं। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, जो मेरी बहू कहेगी मैं वही करूँगा, जो सुनकर साओ तो जेलस होने लगती है और जिया से कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुमने वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की है, फिर तुम्हें इन सब का नॉलेज कैसे है। जिया बताती कि मैंने 7 साल अपने ग्रैंडपा के साथ रहकर चाइनीज़ मेडिसिन की भी पढ़ाई की है और उनके साथ ट्रेनिंग भी ली है, जो सुनकर साओ चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो फुजोंग के लिए खाना सर्व करने लगती है। जिया सोचती है कि शायद फुजोंग भी साओ को पसंद करता है, इसीलिए उसे मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुजोंग वो प्लेट अपने पेट को दे देता है, जो देखकर साओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फुजोंग कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसे ही सेमलेस है क्या, जो सुनते ही साओ गुस्से में ग्रैंडपा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में जिया ग्रैंडपा से बात कर रही होती है, जहाँ पर ग्रैंडपा जिया को फुजोंग के बारे में बताते हैं कि उसने बचपन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं और तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे दौरे पड़ते हैं। जिया कहती कि हाँ ग्रैंडपा, मैं सब जानती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं उसे ज़रूर ठीक कर दूँगी। तभी वहाँ पर फुजोंग का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, जो सुनते ही जिया उसे बचाने जाती है और ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड उसे मना करते हैं क्योंकि फुजोंग अभी किसी पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन जिया किसी की नहीं सुनती है और फुजोंग को बचाने चली जाती है, लेकिन वहाँ के बॉडीगार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी वहाँ पर फुजोंग आ जाता है और जिया जैसे ही उसके पास जाती है वो उसका गला दबाने लगता है। तब तक ग्रैंडपा और असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर जिया को बचा लेते हैं। देन जिया ग्रैंडपा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि फुजोंग को कैसे ठीक करना है। वो उसके सामने जाती है और उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में जिया फुजोंग की नब्ज चेक कर रही होती है। ग्रैंडपा पूछते कि ये ठीक हो जाएगा ना। जिया उन्हें विश्वास दिलाती है कि अगर फुजोंग कॉपरेट करेगा तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन फुजोंग इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन ग्रैंडपा उसे डांट कर जिया के साथ कॉपरेट करने के लिए बोल देते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रूम में जाकर फुजोंग पूछता है कि बोलो मुझे क्या करना है। जिया कहती कि पहले तुम्हें अपना शर्ट उतारना होगा, जो सुनकर वो उसे घूरने लगता है। वो कहती कि तुम गलत मत सोचो, मुझे एक्यूपंक्चर करना है। तो फुजोंग अपना शर्ट उतार देता है। उसकी बॉडी देखकर जिया सोचती है कि मैं तो प्रीवियस लैब में इससे डरा करती थी, लेकिन ये कितना हैंडसम है। तभी उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, तो फुजोंग उसे टिश्यू देता है और कहता है कि तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, उसे साफ करो। जिया जल्दी से साफ करती है और फुजोंग के पास जाकर उसे निडल लगाने लगती है। फुजोंग पूछता है कि तुमने अभी तक कितने पेशेंट को ठीक किया है। जिया स्माइल करते हुए कहती कि तुम पहले हो। वो आगे कुछ कहती तभी देखती कि फुजोंग तो सो गया है। वो उसे चिक पर किस करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फुजोंग के डैड, स्टेप मॉम और उनका दूसरा बेटा फू चेंग वहाँ पर आता है। डैड ग्रैंडपा से कहते कि हम फुजोंग की वाइफ से मिलने आए हैं, वो अभी तक नीचे भी नहीं आए, इस तरह से वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तभी चेंग कहता है कि ग्रैंडपा बिग ब्रदर की तबीयत कैसी है, मैंने सुना है कल उन्हें फिर से दौरे पड़े थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तुम्हारा मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, समझे। जो सुनते ही डैड ग्रैंडपा से कहते हैं कि वो आपका ही ग्रैंडसन है, आप उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे इसके साथ कैसे बिहेव करना है। तुमने तो खुद अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, उसे चीट किया, अपनी मिस्ट्रेस से शादी की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों को अपनाऊंगा। डैड इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहने लगते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आप उसे भूल जाइए। देन ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि चैन अब्रॉड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दें। जो सुनते ही ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने ग्रैंडसन को छोड़ के एक आउटसाइडर को कंपनी का डायरेक्टर बनाऊंगा। तभी स्टेप मॉम और डैड कहते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है, हमारा बेटा है। ग्रैंडपा उन्हें और कुछ कहते हैं, उससे पहले ही वहाँ पर जिया आ जाती है
और चेंग को देखकर पूछती कि ये कौन है। तभी पीछे से फूजोंग कहता है कि तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। जैसे ही चेंग फूजोंग से पूछता है कि बिग ब्रदर आपकी तबीयत कैसी है, वैसे ही फूजोंग उसे जोरदार तमाचा लगा देता है और कहता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ। जो देखते ही मॉम और डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं। फूजोंग भी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं आप मेरे डैड हैं और ना ही ये मेरा भाई है। आप मेरे लिए बस एक मर्डरर है जिन्होंने मेरी मॉम का मर्डर किया है। और फिर ग्रैंडपा के साथ वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इस फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दो और दोबारा इन्हें यहाँ पर आने मत देना। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं तुम दोनों को जल्दी से ग्रैंड वेडिंग भी कर लेनी चाहिए। जिया कहती कि हाँ, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ वेडिंग गाउन सेलेक्ट करने जाऊंगी, जिसके लिए ग्रैंडपा फूजोंग को भी साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फूजोंग काम का बहाना करके मना कर देता है। तो ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं, लेकिन जिया कहती कि मैं खुद अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा फूजोंग को उसे ड्रॉप करने को बोल देते हैं। देन हम उन्हें कार से जाते हुए देखते हैं। कार में जिया फूजोंग को प्यार से देख रही होती है। फूजोंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने ग्रैंडपा से कहा कि तुम मुझे ठीक कर सकती हो, क्या वो सच है? जिया कुछ कहती है उससे पहले उनकी कार के सामने एक कार आ जाती है, जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंटली फूजोंग और जिया की किस हो जाती है, जो देखकर असिस्टेंट सॉरी कहने लगता है। लेकिन तभी जिया देखती है कि फूजोंग का लैपटॉप ऑन होता है और उसके क्लाइंट्स ये सारा सीन देख लेते हैं, लेकिन फूजोंग इस बात की टेंशन नहीं लेता और लैपटॉप बंद कर देता है। देन जिया को किस करने लगता है। जिया उसे रोकती है और कहती कि मॉल आ गया है, अब मुझे जाना होगा। लेकिन फूजोंग उसे रोक लेता है और दोबारा किस करने लगता है। जिया पीछे होती है और कहती कि मुझे जाना होगा। वो कहता है कि मेरे सवालों का जवाब देती जाओ। जिया कहती कि हाँ, मैं ठीक कर सकती हूँ तुम्हें। फिर फूजोंग उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है। जिया कहती कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारा पर्सनल कार्ड है और इस कार्ड की लिमिट भी नहीं है, तुम जानना नहीं चाहोगे ये सब मुझे कैसे पता। फूजोंग पूछता है कि बताओ कैसे पता, लेकिन जिया उसे नहीं बताती और उसे टीज करके वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता देखकर फूजोंग कहता है कि ये लड़की सच में बहुत डिफरेंट है। फिर असिस्टेंट से कहता है कि उस कार के बारे में पता लगाओ जिसकी वजह से मेरी वाइफ डर गई। देन हम जिया को उसकी फ्रेंड लिली के साथ मॉल में देखते हैं, जहाँ पर लिली जिया से पूछती है कि क्या तुम सच में फूजोंग से शादी करने वाली हो, लेकिन तुमने पहले तो कहा था कि वो पागल है और वो हैंडसम भी नहीं है। जिया कहती है कि वो सब मैंने गलतफहमी में बोला था, फूजोंग एक बहुत अच्छा इंसान है। अब चलो हम शॉपिंग करते हैं। लिली कहती है कि यहाँ के ड्रेसेस तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। जिया फूजोंग का दिया कार्ड निकालती है और कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब चलो जल्दी। देन वो दोनों ड्रेसेस देखने लगती है। तभी वहाँ की हेल्पर आकर कहती है कि ये सभी ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इन्हें ट्राई भी मत कीजिएगा। जो सुनते ही जिया कहती है कि क्या आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हैं। वो एम्प्लॉय कहती है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उन कस्टमर से ऐसे ही बात करते हैं। तभी वहाँ पर जिया और लिली की क्लासमेट लिन अपने बॉयफ्रेंड जेंग के साथ आती है और कहती है कि तुम दोनों इस शोरूम में क्या कर रही हो, तुम ये सारी ड्रेसेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। जेंग पूछता है कि क्या ये दोनों तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। लिन कहती है कि फ्रेंड्स नहीं लेकिन क्लासमेट्स हैं। जो सुनकर लिली गुस्से में कहती है कि तुम वापस से यहाँ हमें परेशान करने आ गई, तुम क्लास में भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही हो। लेकिन जिया उसे शांत कराती है और कहती कि रुको मैं बात करती हूँ। वो लिन के सामने जाकर कहती है कि क्या तुम अपने अंकल के साथ आई हो। जो सुनते ही लिन गुस्सा हो जाती है और कहती कि वो अंकल नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। जिया हंसने लगती है और कहती कि सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन जेंग जिया से अट्रैक्ट होने लगता है, इसलिए वो जिया और लिली से कहता है कि आप दोनों जो चाहे यहाँ से खरीद सकती है, सबका पेमेंट मैं करूँगा, आफ्टर ऑल आप मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स हैं। जो सुनते ही लिन गुस्सा होने लगती है और कहती कि तुम मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों को ड्रेस बाय करके क्यों दोगे। तो जेंग कहता है कि ये सब तुम्हारी क्लासमेट्स हैं ना, तो मेरा फर्ज है इन्हें ड्रेसेस दिलाने का। लेकिन इस बात से लिन गुस्सा करने लगती है, जो देखकर जेंग उसे डांटकर वहां से भगा देता है। लिन के जाने के बाद लिली जेंग से कहती है कि क्या आप सच में हमें वो सब बाय करके देंगे जो भी हम चाहें। जेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी बात से कभी मुकरता नहीं हूँ। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसी लड़की से कहती है कि मेरे लिए सारे ड्रेसेस तुम कलेक्ट करोगी। वो एम्प्लॉय भी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो मुझे भी अच्छा कमीशन मिलेगा बॉस से। दूसरी तरफ फूजोंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि वो कार मैंग ग्रुप के बेटे मो यांग की है। जो सुनकर फूजोंग असिस्टेंट से कहता है कि मैंग ग्रुप के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। देन असिस्टेंट फूजोंग को मॉल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें वो जिया को देखकर स्माइल करता है। उसे ऐसे देखकर असिस्टेंट सोचता है कि लगता है बॉस को मैडम से प्यार हो गया है। इधर मॉल में जिया और लिली वहाँ के सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगते हैं, जो देखकर जेंग घबरा जाता है और कहता है कि क्या ये सब आप आज ही बाय करेंगी।
जिया हाँ कहती है और लिली पूछती है कि क्या आप बिल पे नहीं कर पाएंगे, आप तो बहुत रिच है ना। जैन कहता है कि आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैं स्मोकिंग करके आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर लिली कहती कि जिया ये तो चला गया, अब बिल पे कौन करेगा। तभी वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि अगर तुम दोनों खुद से ये ड्रेसेस बाय नहीं कर सकती तो तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। जो सुनकर जिया वहाँ की दूसरी एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती कि जाओ यहाँ की सारी ड्रेसेस का बिल लेकर आओ, यहाँ पे जितनी भी ड्रेसेस हैं सारे मैं खरीदूंगी और पेमेंट भी करूंगी। जो सुनकर वो फर्स्ट एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हें पता भी है ये सारे ड्रेसेस कितने एक्सपेंसिव हैं। तभी वहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आती है और कहती कि यहाँ के सारे ड्रेसेस टोटल 13 मिलियन के होते हैं। देन जी अपने कार्ड से तुरंत पेमेंट कर देती है, जो देखते ही वो एम्प्लॉय हैरान हो जाती है। कार्ड से उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये मिस्टर फूजोंग की वाइफ है। देन जिया और लिली वहाँ से चली जाती है, लेकिन मैनेजर फर्स्ट एम्प्लॉय को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फूजोंग की वाइफ को ऑफेंड करने की, आज से तुम हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती, और उसे फायर कर देता है। जो सुनकर वो एम्प्लॉय पूरी तरह हैरान हो जाती है। लेकिन जिया और लिली को देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर फूजोंग के भेजे हुए गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिली हैरान हो जाती है। गार्ड्स जिया से पूछते हैं कि उस लड़की का क्या करना है। जिया उसे वहाँ से बाहर ले जाने के लिए बोल देती है। देन गार्ड लिन को लेकर चले जाते हैं। देन जिया और लिली भी शॉपिंग करके बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर फूजोंग का भेजा हुआ ड्राइवर आता है उन्हें घर ले जाने के लिए। ये देखकर लिली जिया से कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है तुम्हें। जिया भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों कार में बैठकर चली जाती है। उसी तरह रैन मोयांग के साथ कार में जा रही होती है और सोचती कि अगर मुझे पता होता कि तुम ज़्यादा रिच नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी डेट पर नहीं जाती। और वही यांग रेन से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। ये बोलकर वो उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार की टक्कर जिया की कार से हो जाती है। जिया का ड्राइवर उसे और लिली को कार में ही बैठने के लिए बोलकर खुद बाहर जाता है, जहाँ पर यांग उससे बहस करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को टक्कर मारने की, तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा। ड्राइवर कहते कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यांग तो उल्टा उसे ही मारने लगता है। जो देखकर जिया तुरंत बाहर आती है और उसे रोकती है। जिया को देखकर लिली कहती कि अच्छा तो ये फूजोंग की कार है, अगर मैं सामने गई तो जिया मेरा गुस्सा भी यांग पर निकाल देगी, लेकिन मुझे अभी यांग की जरूरत है ताकि मैं उससे पैसे ले सकूं। यही सोचकर वो बाहर नहीं जाती है। इधर यांग जिया को देखकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से आराम से जाने दूंगा। जो सुनते ही ड्राइवर जिया से कहते कि मैडम आप अंदर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन जिया उसे पीछे करती है और कहती कि मैं खुद इससे बात करूंगी। वो यांग से कहती है कि गलती तुम्हारी थी, तुम चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मेरा हस्बैंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यांग उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा वो तो अब लिली के साथ भी नाइट स्पेंड करने की बात करने लगता है। जो सुनते ही जिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। तभी रैन बाहर आ जाती है और जिया से कहती है कि यांग को कुछ नहीं कर सकती हो तुम, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुनते ही जिया कहती है कि तुमने तो बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, लेकिन यांग गुस्से में उसे पकड़ने जाता है। तभी जिया का एक गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और ड्राइवर कहता है तुमने अगर मैडम को टच करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी यांग अपने गुंडों को बुलाता है और उन पर अटैक करने को कहता है और जिया को अपनी कार में बिठाने को कहता है, लेकिन जिया कहती कि मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। जो सुनकर यांग खुश हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर उस पर पॉइजन वाली निडल रख देती है और जल्दी से उसके गुंडों को पीछे हटने को कहती है। तभी वहाँ पर फूजोंग का असिस्टेंट बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और जिया से कहते कि सॉरी मैडम, मुझे आने में देर हो गई। देन वो लोग सभी यांग को पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट जिया को कहता है कि बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं, आप घर चली जाइए। जिया कहती है लेकिन मेरी फ्रेंड का क्या। असिस्टेंट कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें सेफली घर ड्रॉप कर दूंगा। देन जिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए फूजोंग से कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें हर हाल में आना ही पड़ेगा। जिया को ऐसे देखकर फूजोंग सोचता है कि ये एक नंबर के ड्रामेबाज है और हंसकर कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं खुद आ जाऊंगा। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे हक करके सो जाती है। अब नींद में वो कहने लगती है कि फूजोंग प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जो सुनकर फूजोंग स्माइल करता है और उसे किस करके कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ मिस्टर मू को उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि मोयांग को मिस्टर फूजोंग के असिस्टेंट लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ को ऑफेंड किया था। जो सुनते ही मिस्टर मू और उनकी वाइफ हैरान हो जाते हैं। मिसेस मू कहती है कि फूजोंग की वाइफ तो रेन की कजिन सिस्टर है और कल यांग रेन के साथ ही गया था, तो उसने यांग को रोका क्यों नहीं।
वही रेन के पेरेंट्स भी इस चीज से परेशान होते हैं। मिस्टर सी रेन को डांटते हैं और कहते हैं कि जब तुमने देखा कि यांग जिया को ऑफेंड कर रहा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तब तक मिस्टर मो उन्हें कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी डॉटर ने यह बहुत गलत किया। फिर वो रेन को कहते हैं कि तुमने यांग को क्यों नहीं रोका। रेन झूठ बोल देती है कि वहाँ बहुत अंधेरा था, मैंने जिया का फेस नहीं देखा था ध्यान से। लेकिन मिस्टर मो गुस्से में कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन मिसेस मू कहती है कि अगर यांग को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं फूजोंग से माफ़ी मांगने जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ने यांग और उसके साथियों को बांध कर रखा होता है। तभी यांग कहता है कि तुम लोग मेरे डैड को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। एस्टेंट कहता है कि तुम्हें फिलहाल ये जानने की जरूरत है कि तुमने मिस्टर फूजोंग की वाइफ को ऑफेंड किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। फूजोंग का नाम सुनते ही यांग तो हैरान हो जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट यही बात ग्रैंडपा को भी जाकर बताता है। ग्रैंडपा को भी काफी गुस्सा आता है, वो कहते कि यांग को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी फूजोंग जिया को लेकर आता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा घबराते हुए कहते हैं कि जिया ठीक तो है ना। फूजोंग कहते कि हाँ बस ये सो गई है। फूजोंग उसे रूम में सुलाने ले जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जिया की आँख खुल जाती है। वो कहती कि क्या सुबह हो गई। वो मना करता है और उसे सोने के लिए बोल देता है। देन फूजोंग यांग के पास जाता है, उसे देखकर यांग सॉरी कहने लगता है। फूजोंग कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नाइट स्पेंड कैसे होती है। जो सुनकर यांग काफ़ी डर जाता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। लेकिन फूजोंग उन सभी को साथ में आकर खुद पर अटैक करने के लिए कहता है। जो सुनकर वो कहते कि आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे ना। फूजोंग कहते कि बिल्कुल नहीं। जो सुनकर सारे गार्ड्स उन सभी को रिलीज कर देते हैं और एक साथ फूजोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन फूजोंग एक बार में सभी को मार गिराता है। वही दूसरी तरफ रैन के पेरेंट्स और यांग के पेरेंट्स फूजोंग के घर के बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें जाने नहीं दे रहे होते। मिस्टर सी और मिसेस सी कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट की वाइफ के अंकल आंटी हैं, प्लीज़ हमें जाने दो। तो गार्ड अंदर पूछने जाता है, उन्होंने जाने के लिए बोल देता है। वो लोग अंदर जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हमारे बॉस अभी घर पर नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यही उनका वेट कर लेंगे। इधर फूजोंग सभी को बुरी तरह मारता है और गार्ड्स को कहता है कि जाकर मैडम को बुला कर लाऊं। गार्ड कहते कि शायद मैडम डर जाएगी ये सब देखकर, लेकिन फूजोंग तब भी बुलाने को कहता है और सोचता है कि जिया को पता चलना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वही दूसरी तरफ रैन और यांग के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस मू कहती है कि इतनी देर हो गई, अब हम क्या करें। मिस्टर मू कहते हैं कि अब हमारी हेल्प मिस्टर जियांग ही कर सकते हैं। वैसे भी वेट करते करते सुबह से रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। देन वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिया आती है, जिसे फूजोंग पूछते हैं कि क्या तुम ये सबसे डर रही हो। जिया कहती कि नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने मेरे लिए ही किया है। वो फूजोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रूम में जाकर वो उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है, फिर वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद फूजोंग की आँख खुलती है, वो जिया को देखने लगता है, तभी जिया उसे हक कर लेती है और दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया उठती है तो फूजोंग को अपने पास देखकर हैरान हो जाती है। फूजोंग कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो, मैंने कुछ किया थोड़ी ना है, तुम खुद यहाँ आई थी। तभी जिया को पता चलता है कि रात में उसे पीरियड आ गए, जिस वजह से बेड पर स्टेन लग गया, जिसके लिए वो फूजोंग को सॉरी कहती है और एम्बेरस होने लगती है। वही नीचे असिस्टेंट आकर ग्रैंडपा को बताता है कि बॉस अभी तक उठे नहीं हैं। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी देर तक तो कभी नहीं सोता। लेकिन फिर खुश होकर कहते हैं कि लगता है मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी मिलने वाला है। इधर मिस्टर मू और मिसेस मू साओ के ग्रैंडपा मिस्टर जियांग से मिलने गए होते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियांग, आप मिस्टर फू के बहुत क्लोज हैं, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। पहले तो मिस्टर जियांग मना करते हैं, लेकिन साओ सोचती है कि इस तरीके से मुझे फूजोंग से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए वो मिस्टर जियांग को मनाने लगती है। तो मिस्टर जियांग फूजोंग के घर जाने के लिए मान जाते हैं। ये बात फूजोंग के असिस्टेंट को भी पता चल जाती है। वो जाकर फूजोंग को बताते हैं। फूजोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर वो जिया के साथ नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, जहाँ पर जिया ग्रैंडपा से बातें कर रही होती है। तभी ग्रैंडपा उन्हें टीस करने लगते हैं और कहते कि मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी चाहिए, जिस बात से जिया शर्माने लगती है। फूजोंग उन्हें कहता है कि आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो जिया भाग के बहाने ग्रैंडपा को बाहर लेकर जाती है और टॉपिक चेंज कर देती है। बाहर जाकर जिया ग्रैंडपा को उनके डाइट चार्ट प्लान दिखाने लगती है, जो देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरी बहू मेरी कितनी केयर करती है। जिया कहती है कि ये मैंने अकेले नहीं बनाया है, फूजोंग ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। जो सुनकर ग्रैंडपा हैरान और खुश दोनों होते हैं। तभी गार्ड आकर बताता है कि मिस्टर जियांग और मिस्टर मू आपसे मिलने के लिए आए हैं।
ग्रैंडपा और फूजोंग वहाँ से चले जाते हैं। जाते ही जिया को उसके अंकल का कॉल आ जाता है, जो उसे कहते हैं कि तुम यांग का मैटर जल्दी सॉल्व कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी दे देंगे। जिया कहती कि वो प्रॉपर्टी मेरी ही है, वो फूजोंग आपसे लेकर ही रहेगा। अंकल उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, मिस्टर मो हमें बैंकरप्ट कर देंगे अगर तुमने सब ठीक नहीं किया तो। जिया कहती कि ये बात रैन को भी सोचनी चाहिए थी ना, जब मोयांग मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था तब उसने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद फूजोंग हॉल में सभी के साथ बैठा होता है, जहाँ पर मिस्टर जियांग उससे कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आए, मैं भी मिलना चाहता हूँ उससे। फूजोंग कहता है कि रात को भी बहुत ज़्यादा डर गई थी वो, इसीलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आपसे मिलवाने लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंडपा मिस्टर जियांग को बताते हैं कि कल रात एक लड़के ने जिया को हैरेस किया था, जिस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फूजोंग ने उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया है, जो सुनकर साव सोचती है कि इन दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन फूजोंग फिर भी अपनी वाइफ की कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तभी मिस्टर मो फूजोंग से अपने बेटे की तरफ से सॉरी कहते हैं और उसे 50 मिलियन देने की बात करते हैं। फूजोंग कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि 50 मिलियन देकर आप मुझे खरीद लेंगे, आपके बेटे ने जो मेरी वाइफ के साथ किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो सुनते हैं मिसेस मू कहने लगती कि हम तुमसे यहाँ सिंसियरली माफ़ी मांग रहे हो और तुम हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो। साव कहती है कि आपके बेटे ने गलती की है तो आपको माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए ना। देन मिस्टर मू फूजोंग को टी सर्व करते हैं और उसे सॉरी कहते हैं। फूजोंग उन्हें बैठने के लिए कहता है, तभी साव जिया से मिलने चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर मू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना जीचेंग वाला हॉस्पिटल भी दे दूंगा, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो। जो सुनकर मिसेस मू चिल्लाने लगती है और कहती कि वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है तो फूजोंग को कैसे दे सकते हो। मिस्टर मू उन्हें थप्पड़ मारते हैं और कहते कि अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो करने दो। देन मिस्टर जियांग फूजोंग से कहते हैं कि इस बार यांग को माफ़ कर दो और उसे रिलीज़ कर दो। तो फूजोंग सभी के समझाने पर यांग को छोड़ने के लिए मान जाता है और असिस्टेंट को बोल देता है। वही बाहर साव जिया से मिलती है और कहती कि मैं बचपन से फूजोंग के साथ पली बड़ी हूँ, लेकिन जब से तुम आई हो इस घर में मुझे उससे मिलने के लिए भी सोचना पड़ता है। जिया कहती कि पिछली बार फूजोंग ने जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया था मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा यहाँ पर आओगी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। तभी साव वहाँ पर ग्रैंडपा और फूजोंग को आते हुए दिखती है, जिस वजह से वो जिया से खुद को स्विमिंग पूल में धक्का दिलवाने की सोचती है, लेकिन जिया उल्टा खुद ही उसके हाथों से खुद को धक्का दिलवा देती है और नीचे गिर जाती है, जो देखकर साव तो पूरी तरह हैरान हो जाती है। फूजोंग जल्दी से आकर जिया को बाहर निकालता है। साव डरते हुए फूजोंग से कहती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया है, ये खुद ही गिर गई। जिया भी फूजोंग को कहती कि मैं खुद ही गिरी हूँ, जो सुनकर फूजोंग सोचते कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कितनी ड्रामेबाज हो। ग्रैंडपा फूजोंग को जिया को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे कोल्ड ना हो जाए। उनके जाने के बाद मिस्टर जियांग मिस्टर फू से साव की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि साव अभी बच्ची है, उससे गलती हो गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसे जिया से माफ़ी तो मांगनी होगी, लेकिन साव मना करने लगती है तो मिस्टर जियांग उसे डांटते हैं और जिया से माफ़ी मांगने को कहते हैं। इधर जिया फूजोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है। फूजोंग कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था गिरते हुए, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने ये सब क्यों किया है, इसलिए टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में यांग अपने घर पर होता है, जहाँ पर मिसेस मू उसे देखकर बहुत परेशान होती है और कहती कि उस फूजोंग ने मेरे बेटे को कितना ज़्यादा मारा है, मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। मिस्टर मू कहते कि मैंने बहुत मुश्किल से इसे रिलीज़ करवाया है, अब तो मैं ऐसा कुछ मत करो जिसके कारण फूजोंग फिर से उसे पकड़ कर ले जाए। मिसेस मू कहती कि ये सब सिर्फ रैन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर रैन उसके घर पर होती है, जहाँ पर मिसेस सी कहती है कि मुझे लगा था कि जिया फूजोंग से शादी करने के बाद हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन वो तो हमें भूल ही गई है। मिस्टर सी कहते कि अभी हमें फिलहाल मू फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो हमसे नाराज होकर तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। रैन कहती है कि हम कल बहुत सारे गिफ्ट लेकर उनके पास जाएंगे और उनसे सॉरी कहेंगे। इधर जिया फ्रेश होकर आती है और फूजोंग को काम करता हुआ देखकर सोचती है कि ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो फूजोंग के पास जाती है और कहती कि चलो हमें ग्रैंडपा ने बुलाया है। वो दोनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जियांग और साव भी आए हुए थे। ग्रैंडपा जिया को देखकर पूछते कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वो जिया को मिस्टर जियांग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि आज से ये भी तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। जिया उन्हें ग्रीट करती है और थोड़ी देर पहले उनसे ना मिल पाने के लिए सॉरी कहती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वो साव को जिया से माफ़ी मांगने को कहते हैं, लेकिन साव धीरे से जिया को सॉरी कहती है, जो सुनकर फूजोंग कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो मुझे नहीं सुनाई थी। जिया को क्या ही सुनाई देगी, जो सुनकर साव गुस्से में खड़ी होकर जोर से उसे सॉरी कहती है। जिया कहती कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें नेक्स्ट टाइम से मुझे मिसेस फू कहकर बुलाना होगा, जो सुनकर साव गुस्सा होती है। तभी मिस्टर जियांग ग्रैंडपा को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं।
अब कार में साओ मिस्टर जियांग से कहती है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं ना मैं फूजोंग को कितना पसंद करती हूँ। फिर भी वो हमेशा जिया की साइड लेता है। मिस्टर जियांग कहते कि तुम ये मत भूलो कि फूजोंग अब मैरिड है। मैंने तुम्हारी हर चीज में साथ दिया है लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और अगर हमने उसे गुस्सा दिला दिया तो वो हमें बैंकरप्ट कर सकता है। जिससे साओ भी मान जाती है और मैं सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग के डैड को उसकी स्टेप मॉम कह रही होती है कि आपको पता है आज साओ को सबके सामने जिया से माफी मांगनी पड़ी। मुझे तो लगा था कि साओ फूजोंग की वाइफ बनेगी लेकिन आज देखो सिचुएशन कुछ और ही हो गई है। डैड कहते कि मुझे भी पहले यही लगा था लेकिन फूजोंग जिया से प्यार करता है इसलिए उसने उससे शादी की। अगर हमने उसे गुस्सा दिला दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए अब हमें भी जिया की हमेशा रिस्पेक्ट करनी होगी। और रही बात साओ की तो हम उसकी शादी चेंग से करा देंगे क्योंकि मिस्टर जियांग भी काफ़ी रिच है। हमारा उनसे रिलेशन बनाने पर बहुत फायदा होगा। जिसके लिए स्टेप मॉम भी हाँ कहती है लेकिन चेंग खुश नहीं लग रहा था। वो काम का बहाना करके वहाँ से चला भी जाता है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती थी। उसे फूजोंग नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या बात है तुम हॉस्पिटल के नाम पर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो। वो कहती कि हाँ लेकिन फिर पूछती है कि अगर उन्होंने हॉस्पिटल नहीं दिया तो। फूजोंग कहता है कि हम फिर से यांग को किडनैप कर लेंगे तब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इस बात पर जिया हंसने लगती है। देन फूजोंग जिया को कहता है कि चलो ट्रीटमेंट का टाइम हो गया है। ये बोलकर वो अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है जो देखकर जिया पहले तो शर्माने लगती है लेकिन फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ रैन और उसके पेरेंट्स यांग के घर जाते हैं जहाँ रैन मिसेस मू से सॉरी कहती है तो वो कहती कि इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है ये सब फूजोंग की वजह से हुआ है। जैसे ही यांग के बारे में पूछते हैं मिस्टर मू कहते कि चलिए आप सब खुद देख लीजिए। जैसे ही रैन की फैमिली यांग को देखती है तो पूरी तरह हैरान हो जाती है। मिसेस मू रैन से पूछती हैं कि कहीं तुम यांग की ऐसी कंडीशन देखकर उससे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगी ना। रैन कहती कि नहीं कभी नहीं मैं उसके ठीक होने का वेट करूंगी। जो सुनकर मिसेस मू खुश होती है और कहती कि मुझे यांग की इस हालत का बदला लेना है। रेन पूछती कि आप सच में फूजोंग से बदला लोगी तो वो हाँ कहती है। देन वो एक प्लान बनाते हैं और रैन से पूछती कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो इसमें हमारी हेल्प कर सकती है तो रैन लिन का नाम बताती है। जिसके बाद रैन लिली को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें लिन याद है ना हमारी क्लासमेट, वो तुमसे और जिया से माफ़ी मांगना चाहती है। लिली कहती कि किस चीज़ की माफ़ी। रैन बताती कि उस दिन जो मॉल में हुआ था उसके लिए। लिली कहती कि मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, वो कभी माफ़ी नहीं मांग सकती। लेकिन रैन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें जिया के साथ एक बार जाकर उससे मिलना चाहिए। जो सुनकर लास्ट में लिली मान जाती है। इधर फूजोंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पर जिया जाने लगती है तो फूजोंग उसे अपने क्लोज करके किस करने जाता है लेकिन तभी उसे लिली कॉल करती है और रैन की सारी बात बताती है। जिया कहती कि मुझे भी उस पर यकीन नहीं है लेकिन हम जाएंगे जरूर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी तुम टेंशन मत लेना। ये बोलकर वो कॉल रख देती है। फूजोंग जिया से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। जिया झूठ बोल देती है कि स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो कहते कि ठीक है लेकिन असिस्टेंट को साथ लेकर जाना, जिसके लिए वो मान जाती है। नेक्स्ट दिन में लिली और जिया लिन के पास जाते हैं। वहाँ वो जिया और लिली से उस दिन के लिए सॉरी कहती है। जिया कहती कि अचानक तुम्हें सॉरी बोलने का कैसे याद आया। लिन कहती कि मुझे जेंग ने बहुत समझाया, मैं समझ भी गई हूँ, प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। और उन्हें ड्रिंक पीने के लिए देती है। पहले तो जिया नहीं पीती लेकिन लिन के रिक्वेस्ट करने पर पी लेती है। देन वो लिली को भी ड्रिंक पीने के लिए कहती है। पीने के बाद जब जिया और लिली वहाँ से जाने लगते हैं तो लिन कहती कि इतनी आसानी से तुम लोग नहीं जा पाओगे। जिया पूछती कि क्या मतलब है तुम्हारा। इतना बोलते ही दोनों बेहोश हो जाती हैं, जिन्हें देखकर लिन हंसने लगती है और अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वेन में ले जाने के लिए कहती है और कहती कि तुम दोनों ने उस दिन मेरे साथ जो किया था ना उसका बदला आज पूरा होगा। देन लिन मिस्टर मू को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैंने जिया और उसके बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लिया है, आप मेरे पैसे कब देंगे। वो कहते कि तुम पहले जिया को मार दो और मुझे उसकी फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, उसका जो करना है तुम कर सकती हो। काम हो जाने के बाद मुझे वीडियो बनाकर भेज देना, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तभी हमें पता चलता है कि जिया बेहोश नहीं होती है, वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। देन लिन जिया और लिली को लेकर एक गोडाउन में जाती है और अपने गार्ड बुलाकर कहती है कि ये दोनों अब तुम्हारी हुई, इन्हें मारकर मुझे एक वीडियो बनाकर भेज देना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे जिया और लिली को गोडाउन के अंदर लेकर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, हम तो बहुत लकी हैं। ये सब लिन वीडियो में देख रही होती है लेकिन तभी वीडियो प्ले होना बंद हो जाता है, जो देखकर लिन परेशान होने लगती है। उसका ड्राइवर कहता है कि मैडम हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। लिन अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो देखती कि सारे गार्ड नील डाउन होकर बैठे होते हैं। उन्हें देखकर लिन हैरान हो जाती है और कहती कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, जिया और उसकी फ्रेंड कहाँ है, तुम लोगों से तो लड़कियां नहीं संभाली गई। वो गुंडे कहने लगते कि तुमने हमें पहले उस लड़की की रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई। लिन कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो गुंडा कहता कि यही कि वो मिस्टर फूजोंग की वाइफ है।
लिन कहती है कि तुम सबके सब डरपोक हो, बताओ वो जिया कहाँ है। तभी पीछे से जिया की आवाज आती है तो लिन उससे कहने लगती है कि तुम भले ही इन गुंडों से बच गई लेकिन अब नहीं बच पाओगी। वो अपने ड्राइवर को उस पर अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी ड्राइवर को कोई शूट कर देता है, जो देखकर लिन तो डर जाती है और जिया से सॉरी कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सब ये किसी के कहने पर किया है, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिया कहती है कि तो तुम मुझे मारना चाहती थी और अब मेरे सामने सॉरी बोल रही हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है, मतलब ये सब असिस्टेंट ने किया था। जिया उन गुंडों को लिन को सबक सिखाने को कहती है। तभी वहाँ पर फुजोंग भी आ जाता है। लिन उससे भी सॉरी कहती है, लेकिन फुजोंग भी उसे मारने के लिए कहता है, जिसके बाद गुंडे लिन को ले जाते हैं। जिया फुजोंग के पास जाती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती कि मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए। फिर वो सभी घर जाने के लिए निकलते हैं। फुजोंग असिस्टेंट को लिली को घर ड्रॉप करने के लिए बोल देता है। लिली असिस्टेंट के साथ कार में बैठ जाती है और कहती कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर फुजोंग मुझे घूरते रहते हैं। असिस्टेंट कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उनकी वाइफ की हेल्प करता है वो उसे याद रखते हैं। तुमने उनकी वाइफ की हेल्प की है इसलिए बस वो तुम्हें ध्यान से देख रहे थे। लिली कहती कि अच्छा, मैं तो डर गई थी। दूसरी तरफ फुजोंग को देखते हैं जो कि जिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जिया पूछती कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहते कि क्यों, तुम्हें याद नहीं है। जिया समझ जाती है कि वो झूठ बोलने वाली बात से नाराज है, इसलिए वो उससे सॉरी कहने लगती है और उसे मनाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानता। जिया कहती कि ठीक है, तुम मुझे हक कर लो और मान जाओ। फुजोंग इसके लिए मना कर देता है तो जिया उसे किसके बारे में पूछती है। फुजोंग कहते कि ठीक है, ट्राई करके देख लो। तो जिया उसे किस करने लगती है और जैसे ही पीछे हटती है तो फुजोंग भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में फुजोंग जिया को उठाकर घर ले जाता है और सर्वेंट से कहता है कि आज हम डिनर नहीं करेंगे, हम रेस्ट करने जा रहे हैं। वो रूम में जाकर जिया के क्लोज जाने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जिनके रूम के बाहर ग्रैंडपा होते हैं और वो असिस्टेंट से खुश होकर कह रहे होते हैं कि मुझे जल्दी ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। इधर आधी रात में फुजोंग फिर से वही पुराने सपने देख रहा होता है, जब बचपन में वो नींद से जाकर रोते हुए अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और उसी बीच वो अपने डैड को उनके मिस्ट्रेस के साथ देख लेता है। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर उसे ले जाती है। फुजोंग उनसे पूछता है कि डैड कौन सी आंटी के साथ है। मॉम उसे रोते हुए बताती है कि वो लड़की तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस है, उसी ने मुझे तुम्हारे डैड से दूर किया है, तुम कभी उसे अपनी मॉम मत मानना। तो फुजोंग कहता है कि मेरी मॉम सिर्फ आप है, आपके अलावा मेरी कोई मॉम नहीं बन सकती। कुछ टाइम के बाद फुजोंग के डैड अपनी मिस्ट्रेस और अपने दूसरे बेटे के साथ फुजोंग की मॉम के घर में रहने के लिए आ जाते हैं। और जब फुजोंग और चेंग की फाइट होती है उस बीच भी डैड फुजोंग की मॉम की साइड लेने के बजाय चेंग की मॉम की साइड लेते हैं, जिससे गुस्सा होकर फुजोंग की मॉम घर छोड़कर चली जाती है। कार में बैठकर वो फुजोंग से कहती है कि हमें तुम्हारे डैड की जरूरत नहीं है, अब हम अकेले रहेंगे, और कार स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी फुजोंग देखता है कि चेंग की मॉम उसे स्माइल के साथ बाय कर रही होती है। ये बात फुजोंग अपनी मॉम को बताता है। उससे पहले ही ब्रेक फेल की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फुजोंग तो बच जाता है लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। तभी फुजोंग की आँख खुल जाती है, जिसे ऐसे देखकर जिया पूछती कि क्या हुआ। फुजोंग बताते कि मैंने फिर से वही सपना देखा और जिया से कहते हैं कि तुम और ग्रैंडपा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। जिया कहती कि कहीं नहीं जाएंगे। फुजोंग उसे फिर से किस करने लगता है और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जिया सोचती है कि मैं उसका पता लगा कर रहूंगी जिसने ब्रेक फेल कराया था, इसलिए वो फुजोंग से पूछती है कि क्या उस टाइम कार सर्विसिंग पर गई थी। फुजोंग मना कर देता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब मेरी वजह से हुआ था, अगर मैं अब्रॉड नहीं जाता तो ये सब हुआ ही नहीं होता। लेकिन वो सब पास्ट है, अब हमें पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर मू को पता चलता है कि उनकी कंपनी में आग लग गई है, जो सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और मिसेस मू से कहते हैं कि पहले लिन का पकड़ा जाना और अब कंपनी में ये सब, कहीं सब के पीछे फुजोंग का हाथ तो नहीं, कहीं उसे सच तो नहीं पता चल गया है कि मैंने ही जिया को मारने का प्लान बनाया था। मिसेस मू कुछ कहती है उससे पहले ही वहाँ पर फुजोंग का असिस्टेंट आ जाता है और कहते हैं कि आपका गुस्सा बिल्कुल सही है और अब आपको हमारे साथ चलना होगा। वो लोग यांग को भी ले जाने के लिए उसके रूम में जाते हैं। मिस्टर मू और मिसेस मू उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये बात रैन के डैड को भी पता चल जाती है, जिससे वो तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिससे पूछने लगती है कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि फुजोंग ने मिस्टर मू की कंपनी में आग लगा दी और उन्हें जंगल में छोड़ दिया है, जो सुनकर मिसेस सी भी डर जाती है और कहती कि अब हमारा क्या होगा। मिस्टर सी कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। मिसेस सी कहती कि क्या भूल गए, इन सब का आइडिया रैन का भी था, उसने भी उनकी हेल्प की है। इस बात से मिस्टर सी और डरने लगते हैं। रैन कहती है कि क्यों ना हम जिया की प्रॉपर्टी से वापस कर दें। मिस्टर सी कहते कि कैसे वापस करेंगे, उसका हॉस्पिटल तो हमने बेच दिया है। रैन कहती कि आप कंपनी के शेयर बेच दीजिए और हॉस्पिटल बाय कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है हमारे लिए। अगर जिया ने हमें माफ नहीं किया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, जिसके लिए मिस्टर सी भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया और फुजोंग ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं। तभी असिस्टेंट बताता है
कि मैंग ग्रुप अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते कि बहुत अच्छा हुआ, उन लोगों ने मेरी बहू को किडनैप करने के बारे में सोचा भी कैसे, उन्हें तो स्ट्रीट डॉग के सामने छोड़ देना चाहिए। तभी असिस्टेंट कहते कि मुझे कुछ और भी बताना है। जिया कहती कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। असिस्टेंट कहते कि मैंग फैमिली को लिन का आइडिया आपकी कजिन सिस्टर रैन ने ही दिया था और वो लोग अभी बाहर आए हुए हैं। जिया कहती कि मैं समझ गई वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो लोग अभी माफ़ी मांगकर सब सेटल करना चाहते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमने मैंग ग्रुप और मू फैमिली के साथ क्या किया है। फिर वो फूजोंग और ग्रैंडपा से कहती है कि आप लोग अंदर चले जाइए क्योंकि इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। फूजोंग कहते कि ठीक है, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जिया हाँ कहती है। अब उनके जाने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि एक काम करो, पहले उन्हें लिविंग रूम में बिठा कर रखना, फिर मैं आती हूँ। देन असिस्टेंट रैन और उसकी फैमिली को जाकर अंदर बुलाता है और उनके लिए चाय मंगवाता है और कहते कि मैडम अभी रेस्ट कर रही है, तब तक आप लोग वेट कीजिए। जो सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा करने लगते हैं। वैसे सी कहती कि इस टाइम पर कौन सोता है, जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे। सर्वेंट कहती कि ये फू फैमिली का ऑर्डर है, हम किसी के कमरे में जाकर उन्हें बुला नहीं सकते हैं। जो सुनकर वो लोग और गुस्सा करने लगते हैं कि हम प्रेसिडेंट की वाइफ के फैमिली मेंबर हैं और तुम सब हमें वेट करने के लिए बोल रहे हो। सर्वेंट कहती कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट नहीं करना है तो आप लोग जा सकते हैं। जो सुनकर रैन उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती कि सर्वेंट होकर हमसे ऐसे बात करोगी। तभी वहाँ पर जिया आती है और रैन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम आज के बाद मेरे सर्वेंट को मारने की कोशिश भी मत करना। जो देखकर अंकल आंटी जिया पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने हमारी बेटी को क्यों मारा। जिया कहती कि मैंने तो बस इसे मैनर सिखाया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं फूजोंग को बुला सकती हूँ, वो आकर सिखा देगा इसे मैनर्स। फूजोंग का नाम सुनते ही वो लोग बैठ जाते हैं और कहते कि अच्छा अब इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अंकल जिया को हॉस्पिटल के पेपर दिखाते हैं और कहते कि ये हम तुम्हारे लिए डावरी के रूप में लेकर आए हैं। जिया कहती कि मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का आधा हिस्सा भी चाहिए। जो सुनते ही वो लोग भड़क जाते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, उस कंपनी में हमने बहुत मेहनत की है, हम तुम्हें क्यों देते हैं। जिया कहती कि आप लोगों ने कौन सी मेहनत की है, सारा काम तो वहाँ का मैंने किया है। इनफैक्ट आप लोग जब भी काम पर जाते हैं मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर रखती थी, घर की सफाई किया करती थी। जो सुनकर हेल्पर कहती है कि हमारी मैडम को उनके घर में कितना कुछ सहना पड़ा है, इसलिए कंपनी में हिस्सा तो आपको देना ही होगा। अंकल कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगी और मैं तुम्हें कंपनी में हिस्सा दे दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें हर जगह से बदनाम कर दूंगा कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। तुमने मिस्टर फूजोंग को सीड्यूस किया है ताकि वो तुमसे शादी कर ले। जिया पहले तो डरने की एक्टिंग करती है और फिर कहती है कि मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, आपने जो भी कंपनी में गड़बड़ की है, अगर आपने कंपनी का हिस्सा मेरे नाम पे नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। जो सुनते ही अंकल पेपर पर साइन कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फूजोंग और ग्रैंडपा आते हैं, जिन्हें देखकर जिया कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, मैं हैंडल कर तो रही थी। फूजोंग कहते हैं कि मुझे भी कुछ करना है। जो सुनकर अंकल आंटी डरने लगते हैं। फूजोंग अपने असिस्टेंट को बोलकर उन्हें जेल भिजवा देता है। उनके जाने के बाद जिया खुश होकर फूजोंग को किस कर देती है और उसे थैंक्स कहती है। फूजोंग भी उसे उठाकर रूम में ले जाता है, जो देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और कहती कि मुझे जल्दी मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मिलेगा, अब मेरा ग्रैंडसन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस पर असिस्टेंट हंसने लगता है और कहते कि आपकी बर्थडे पार्टी में फूजोंग के डैड भी अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देते हैं। दूसरी तरफ साओ इमोशनल होकर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ पर वो फूजोंग को मिस कर रही होती है। तभी एक आदमी आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भगा देती है। तब वो वेटर को इशारा करके साओ की ड्रिंक में ड्रग मिलवा देता है। देन जब साओ नशेम की हालत में बाहर जाती है तो वो आदमी उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और उस आदमी को मारने के बहाने उसे अपना कार्ड देकर भगा देता है। मतलब ये सब चेंग ने जानबूझकर करवाया था। देन वो साओ को लेकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को घर चलने को कहता है, लेकिन साओ उसे किस करने लगती है और होटल जाने को कहती है। मॉर्निंग में साओ अपने साथ चेंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब कैसे हुआ। चेंग बताता कि ये सब तुमने ही किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम साथ में रह सकते हैं। साओ कहती कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जिया को मारना होगा। इसके लिए चेंग मान जाता है। वही घर में असिस्टेंट जिया से कहता है कि आपने 20 साल पहले वाले कार एक्सीडेंट के बारे में जो इन्वेस्टिगेट करने को बोला था वो मैंने कर लिया है। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि चेंग की मॉम ने ये सब जानबूझ के किया था। उसने गुस्से में कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे और हमें एक सर्वेंट का पता चला है जिसने उसकी हेल्प की थी। जिया जल्दी से जल्दी उसे ढूंढने के लिए कहती है और घर में फिलहाल किसी को भी बताने से मना करती है, जिसके लिए असिस्टेंट भी मान जाता है। आप नेक्स्ट सीन में वही सर्वेंट स्टेप मॉम से और 30 मिलियन मांगता है, तो वो मना करती है, तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। इसलिए लास्ट में उन्हें उससे मिलकर पैसे देने पड़ते हैं।
वो कहती कि आज के बाद चाहे ना वापस मत आना। वो कहता है कि पैसों की कमी हुई तो आना ही पड़ेगा। ये बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी रुक कर कहता है कि वैसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। फिर वो चला जाता है। बाहर उसका पीछा असिस्टेंट का भेजा हुआ गार्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो सर्वेंट गायब हो जाता है। ये बात जब असिस्टेंट को पता चलती है तो वो गुस्से में कहता है कि कहीं से भी जाकर ढूंढो उसे। यही बात वो जिया को भी बताता है। जिया उसे फिलहाल बर्थडे पार्टी पर ध्यान देने को कहती है, जिसके बाद जिया फूजोंग के पास जाती है। वो कहते हैं कि तुम बर्थडे पार्टी के दिन शादी क्यों करना चाहती हो। जिया कहती क्योंकि मैं अब और वेट नहीं कर सकती, जो सुनकर फूजोंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट दिन बर्थडे पार्टी का होता है, जहाँ पर कुछ लोग फूजोंग की शादी को लेकर खुश होते हैं तो वहीं कुछ लड़कियां अपसेट होती है और कहती कि पता नहीं वो कौन होगी मिस्टर फूजोंग की वाइफ बनने की। इधर बाहर साओ को चेंग कॉल करके बताता है कि मैंने जिया की गाउन में पॉइजन स्प्रे कर दिया है। ये जानकर साओ काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं, जिनके साथ साओ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में साओ को देखकर सभी खुश होते हैं और कुछ लड़कियां कहती कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, मिस्टर फूजोंग को इससे शादी करनी चाहिए थी। तभी साओ फूजोंग के पास जाकर बातें करने लगती है तो फूजोंग उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल देता है और चला जाता है, जिससे साओ को तो बहुत गुस्सा आता है। इधर बाहर फूजोंग के डैड, उनकी मिस्ट्रेस और चेंग खड़े होते हैं और अंदर जाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर फूजोंग ने मना किया है। स्टेप मॉम कहती है कि आप डेड को कॉल कीजिए। चेंग भी कॉल करने के लिए बोलता है। फिर वो कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा कॉल बार बार कट कर रहे होते हैं। ये चीज जिया भी नोटिस कर लेती है। मिस्टर जियांग भी कहते हैं कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए उन्हें आने दीजिए। ग्रैंडपा जिया से पूछते हैं तो जिया कहती है कि जो फूजोंग कहेगा मेरा भी वही डिसीजन होगा। तो फूजोंग हाँ बोल देता है। देन असिस्टेंट फूजोंग के डैड और उनके फैमिली को अंदर लेकर आता है, जहाँ पर साओ और चेंग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा स्टेज पर आते हैं और सबको बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहते हैं। उसके बाद जिया को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा कंपनी के 20% शेयर जिया को देते हैं, इस बात से काफी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिया शेयर लेने से मना करती है, लेकिन ग्रैंडपा फिर भी उसे दे देते हैं। आप जैसे ही ग्रैंडपा जाने लगते हैं, वहाँ पर साओ आती है और कहती कि जिया को भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अच्छी नॉलेज है और मुझे भी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर आपके लिए प्ले करें। ये समझ जाती कि ये मुझे चैलेंज कर रही है, इसलिए वो भी मान जाती है। देन दोनों एक एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लेती है। जिया का इंस्ट्रूमेंट देखकर सभी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत टफ है, जिया कैसे प्ले करेगी। लेकिन लास्ट में जिया ही जीतती है, जो देखकर साओ को काफी गुस्सा आता है। तभी जिया बेहोश होने लगती है, जो देखकर फूजोंग जल्दी से उसे रूम में ले जाता है। जिया उसे अपने क्लोज करने लगती है। फूजोंग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और एक आदमी को दिखाते हुए कहता है कि इसी ने यंग मास्टर के कहने पर मैडम की ड्रेस में पॉइजन स्प्रे किया था। जो सुनकर फूजोंग उसे थप्पड़ मारता है और डॉक्टर को बुलाने को कहता है। इधर नीचे फूजोंग के डैड और उनकी वाइफ ग्रैंडपा से फाइट कर रहे होते हैं कि आपने 20% शेयर जिया को कैसे दे दिया, उस पर तो चेंग का हक है। तभी वहाँ पर फूजोंग आता है और स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। फूजोंग के डैड इस बात पर यकीन नहीं करते। तभी असिस्टेंट उसी हेल्पर को लेकर आता है। वो सबके सामने कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स दिखा देता है, जिससे साबित हो जाता है कि स्टेप मॉम ने ही फूजोंग की मॉम के कार के ब्रेक फेल किए थे। देन फूजोंग उन्हें अरेस्ट करवा देता है। नेक्स्ट सीन फूजोंग और जिया की शादी का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद किस करते हैं और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।